हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग सबोला आर्मी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो बेटा ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ऑडियो वीडियो गुड है तो प्लीज एक बारी दिल बना दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कुछ पुराने सपोले और कुछ नए सपोलों को मैम का प्रणाम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों की बेटा वैसे काफी सारी क्लासेस हो गई हैं, जूलॉजी की पहली क्लास है। तो जितने बच्चे मुझे जानते नहीं हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है समाप्ति सिन्हा महापात्रा। पूरा नाम मैं बहुत कम लेती हूँ, तो यस यस यस, बहुत सही, ऑल गुड ऑल गुड। चलो देखो, वैसे तो बेटा आज हमारी जूलॉजी की पहली क्लास है, तो हमारा सफर फिर से शुरू होने वाला है। कई सारे बच्चे आप में से अर्जुना 1 में मेरे से पढ़े हुए होंगे और कई सारे बच्चे शायद मुझसे YouTube में पढ़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े हुए होंगे शायद। अर्जुना 2.0 के भी बहुत सारे बच्चे होंगे, 3.0 के भी होंगे, 4.0 के भी होंगे। सब लोगों को मोस्ट वेलकम बच्चों। आज हमारा पहला क्लास है, लेकिन पहला क्लास है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई तो 100% होगी। हम थोड़ा धीरे 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 करके चलेंगे आज, है ना। और धीरे धीरे करके बेटा देखो, जो बच्चे मिस यू बेटा, आई ऑल्सो मिस्ड यू, आई ऑल्सो मिस्ड यू सो मच। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि कभी तुम्हें याद मेरी आए, जूलॉजी की क्लास में आ जाना, साफ दिखूंगी मैं तुमको वही, है ना। वो गाना सच हो गया है। बाय द वे बेटा, यस, तो बाय द वे बेटा, पहले थोड़ा सा आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि 12th क्लास की जूलॉजी हमें किस तरीके से पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स है। मैं अपना बहुत ज्यादा बेटा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आपके पास इंट्रोडक्शन बहुत सारी अवेलेबल होगी बेटा, ठीक है। लेकिन आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे और आपको इतना काबिल बनाएंगे कि आप जब अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करो तो आपके क्रेडेंशियल्स बहुत बढ़िया हो बेटा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो मेरे क्रेडेंशियल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। मैं आपको मस्त तरीके से बेटा इस सेशन में जूलॉजी पढ़ाने वाली हूं। लेकिन बेटा आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है और वही सेम चीजें बेटा मैं बहुत ज्यादा रिपीट करके, देखो जब हमारे सेशंस चल रहे होंगे ना बेटा, तो हम थ्रू आउट दिस सेशन आपको छोटी 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 बातें बताते रहेंगे और आई थिंक वही छोटी छोटी बातें आपको इस पूरे सेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन यस, एक दो बातें हैं बेटा जो, हाँ एक दो बातें जो आपको बेटा वैसे भी ध्यान रखनी है, एंड आई एम श्योर अभी आप लोग बढ़िया तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, जिससे कि बेटा आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। आप लोगों को बेटा ओरिएंटेशन में भी बताया है, आपको बाकी टीचर्स ने भी बताया कि आपके अर्जुन और लक्ष्य बैच से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं और हम ये जानते हैं कि इस साल भी बहुत सारे सिलेक्शंस होंगे और आप भी जब बेटा अगले साल अपना नीट एग्जाम देंगे तो आपके बैच से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बेटा जो आपको नहीं करनी है, जो मैं बार बार कहती हूं, हर टीचर बार बार कहता है, वो है बेटा कि आपको बैच में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, ईमानदारी के साथ में बेटा पढ़ाई करनी है। देखो आज थर्सडे है ना, आज है ना, तो आज थर्सडे है, आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस हो गई है। अगर आपने बेटा सेशन की शुरुआत से ही बैकलॉग की बीमारी पाल ली तो बेटा वो बीमारी बहुत खराब बीमारी है और बीमारी वो जाते नहीं जाती है ना, तो वो बीमारी आपने नहीं पालनी है बेटा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था, याद है, अभी तो तुम अर्जुना में हो और तुम कह रहे हो मैम हमारा नीट एग्जाम तो बहुत बाद में आने वाला है, मैम हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और देखते ही देखते बेटा वक्त इतना जल्दी बीत गया, तुम 12वीं में आ गए, बड़े सपोले बन गए और देखते ही देखते बेटा तुम्हारा भी नीट एग्जाम आ जाएगा। जो अभी लक्ष्य में बच्चे थे जो इस साल नीट दे रहे हैं, वो सपोले भी 11वीं वाले थे, उनको भी मैंने 11वीं पढ़ाई थी। और देखो आज अभी 1 महीने बाद उनका नीट एग्जाम है और ऐसा ही समय तुम्हारा भी आने वाला है। बट बेटा जब वो समय आएगा ना तो उन्हीं बच्चों को डर नहीं लगेगा जिन्होंने, देखो 11th बोलते ना, जो रात गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है।
लेकिन अब जो आने वाला वक्त है बेटा, उसमें ना आपको बेटा आपके पास्ट की चिंता करनी है, ना आपको बेटा उस चिंता में आने वाला टाइम वेस्ट करना है। ये दो बातें बेटा मन में ठान लो। आप लोगों को कई दफा बताया हुआ है बेटा कि एक छोटी सी बात मैं कर देती हूं बेटा, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़े बातें तो सपोले क्या है बेटा, अच्छा तो ये बाकी बच्चे प्लीज, अच्छा नए बच्चों को पता नहीं है कि सपोला क्या होता है, तो सपोले देखो यार, तुम लोग सेशन के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इतने जहरीले सवाल पूछते हैं, इतने खतरनाक ऐसे जहरीले सवाल बच्चे पूछते हैं कि उनका नाम मैंने बहुत प्यार से सपोला रखा है। तो तुम सारे मेरी सपोला आर्मी हो, क्योंकि बेटा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले सेशन में भी तुम ऐसे जहरीले सवाल पूछोगे। दैट्स व्हाई यू ऑल आर सपोला आर्मी, ठीक है। अभी सुनो, वापस सुनो। मैं क्या बेटा, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पता है ना मैम थोड़ी सी गजनी है। मैं तुम्हें बेटा क्या बता रही थी, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जो बीत गई सो बात गई। 11th में जो हुआ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी बेटा ऐसे कुछ भी टर्म्स होंगी, ऐसी कोई भी चीज होगी जो 11th की 12th से रिलेटेड है, वो सारे टर्म्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको 12th में बेटा कोई भी दुख दर्द समस्या ना हो, कोई भी मौत ना आए। आप इस चीज की टेंशन मत लो। दूसरी बात बेटा देखो, आपकी भलाई किस चीज में है, देखो याद रखो आज का डेट है 4th ऑफ अप्रैल 2024, जब आपकी जूलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट हुई है। एंड आई एम श्योर 1 तारीख से आपकी लक्ष्य का बैच आप लोगों का चालू हुआ है ना। अब बेटा देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स है 12th क्लास में आपके जूलॉजी के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे हम आज शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको चैप्टर्स आई एम श्योर आप लोगों ने नई एडिशन वाली बेटा एनसीईआरटी ले ली है, एनसीईआरटी ले ली है ना। एनसीईआरटी सबसे पहले लेनी है बेटा, आप लोगों ने आई एम श्योर एनसीईआरटी ले ली होगी। रिसेंट न्यू एडिशन वाली लेना, 2023-2024 वाली जो एडिशन वाली है वो वाली आप ले लेना, न्यू एनसीईआरटी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका जूलॉजी का पहला चैप्टर है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। आपको लिखने की ये जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना बेटा, पहले सुनना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट पढ़ेंगे, फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे। बड़े बड़े चैप्टर है इस बारी ना, चैप्टर नंबर कम है पर चैप्टर बड़े बड़े हैं, और नीट एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं बेटा, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज है हर एक चैप्टर की। हम तो पीवाईक्यूज क्लास में करते ही हैं बेटा, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो 4th ऑफ अप्रैल 2024 है। आप सारे बच्चे बेटा ये प्रॉमिस करो, ताकि जब 4th अप्रैल 2025 हो ना, तो तुम रो ना रहे हो बेटा। देखो ईमानदारी से बता रही हूँ, दिल से आपको बुरा लग सकता है मैम ऐसे क्यों बोल रही है, मैम डरा रहे हो क्या, डरा नहीं रहे हो बेटा। बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वाली बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज से वादा करो कि भैया मैं बैकलॉग तो नहीं होने दूंगी। और पता है ये क्यों नहीं होने देना बेटा, क्योंकि जब आपका 12th का सिलेबस चल रहा है, अगर बेटा मैंने मान लिया चलो आपकी 11th बर्बाद है, 12th नहीं 11th बर्बाद है, बट अगर तुम लोगों ने बेटा 12th बढ़िया से पढ़ाई की ना, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस बेटा डन हो जाएगा। और जब आपका सिलेबस डन हो जाएगा और आपने बढ़िया से 12th को पढ़ लिया ना, बस मेरी एक बात मानो, बस बढ़िया से आपने जैसे जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने बढ़िया से बेटा 12th पढ़ ली ना, तो आपके पास नवंबर के बाद, नवंबर से ही इनफैक्ट सारा टाइम अवेलेबल होगा आपकी 11th को कवर करने के लिए। और मैं ये मान के चल रही हूं कि ऐसा तो कोई सपोला नहीं होगा बेटा जिसका 0% उसने 11th में पढ़ा है। अरे 5% पढ़ा होगा, 10% तो पढ़ा होगा, अंडा तो नहीं है। और अगर किसी का अंडा भी है ना बेटा, तो वो अंडे को भी 100% बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बट बेटा देखो, दिक्कत उन्हीं बच्चों को सिर्फ आएगी 11वीं का रिवीजन जब हो रहा होगा। अगर तुमने ये पूरे सेशन में अगर बेटा तुमने 12th बर्बाद कर दी ना, फिर तुम्हें दिक्कत होगी जब 11th का रिवीजन होगा। तो आप लोग सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं बेटा कि आप प्लीज प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा बैकलॉग मत होने देना, प्लीज बेटा। नहीं, शुरुआत में ना अभी तो 1-2 क्लासेस में बहुत एनर्जी आ रही है, फिर आप लोग को लगता है बहुत टाइम है, अभी एक आधा शादी पार्टी ये वो फलाना ढिमकाना अटेंड कर लेता हूं, बस वहीं से बेटा चालू हो जाएगा बैकलॉग होना। मैं कभी नहीं कहती बेटा कि टू मच प्रेशर लेके कोई भी चीज करो, अरे प्रेशर लेने वाली बात ही नहीं है। इतना प्रेशर अपने ऊपर लो मत, इतना प्रेशर नहीं लेना है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन से मस्त पढ़ाई करो, 100% क्या 200% डेडिकेशन से पढ़ाई करो। और जब पढ़ लिया ना बेटा,
तो जो फ्री टाइम है ना उसे भी 200% एंजॉय करो। लेकिन जब क्लास में हो 200% डेडिकेशन, जब पढ़ रहे हो उसको तो 200% डेडिकेशन, जब खेलकूद कर रहे हो तो बेटा उसका टाइम अलग है। तो उसके टाइम में फिर पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। क्या आप लोग समझ गए मेरी ये बात? ठीक है, तो बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही बेटा फोकस रह के, बिना बैकलॉग के अगर आप पढ़ाई करोगे तो बेटा आपका सिलेक्शन गारंटीड है। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, आपने अगर क्लासेस बहुत ईमानदारी से अटेंड करी बेटा, आपके सामने ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल है, आपके नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। नथिंग विल कम आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड योर नोट्स। अंग्रेजी थोड़ी खराब हो गई, ठीक है, नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। और बेटा हम कोई ऐसे कहां से लिखवा रहे हैं हम नोट्स तो एनसीईआरटी से लिखवा रहे हैं ना, और पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो नोट्स जब एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो बेटा पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो नोट्स के बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर एवरी बेटा चैप्टर, आफ्टर एवरी चैप्टर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे आपकी ना टॉपिक्स पे होल्ड बने। आपको डीपीपीज भी बेटा धीरे धीरे देते रहेंगे। आप डीपीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, शीट होती है, वो भी आप सॉल्व करना ताकि आपके टॉपिक्स पे होल्ड बने। मेरी बात समझ गए बेटा? आई थिंक इतना काफी है। अभी धीरे धीरे करके बेटा आप लोगों को मोटिवेशन और कैसे पढ़ना है वो बताएंगे, ठीक है। जो लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बेटा ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, आपकी और मेरी ट्यूनिंग भी विद टाइम बन जाएगी, ठीक है। तो आप बस मस्त होके एकदम बेटा टेंशन फ्री होके नोटबुक, क्लास में नोट्स लिखने हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक बुक आ रही है आप लोगों के लिए खास, 1-1.5 साल से बेटा उस बुक पे मैंने काम किया है। दैट इज I am hoping that is very very useful for you all. Zoology Med Easy 15-20 दिन में बेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग चल रही है उसकी, तो दैट इज गोइंग टू बी विद यू वेरी वेरी सून। बट फिर भी मैं चाहती हूँ उसमें बेटा बहुत ही क्यूरेटेड, जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव यूज्ड ऑल माई एक्सपीरियंस टू मेक दैट बुक एंड आई एम श्योर दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्लास में क्लास के नोट्स आप जरूर 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 बनाइए, जरूर बनाइए। आप अपने क्लास के नोट्स खुद बनाइए, आपको बेटा टाइम दिया जाएगा लिखवाने का, लिखने का टाइम दिया जाएगा, आप क्लास में बनाइए। कुछ छूट जाता है तो उसको पीडीएफ से एडजस्ट कर लेना। बट बेटा पहले क्लास अटेंड कर लेता हूं, बाद में नोट्स पीडीएफ से छापूंगा, ये बर्बादी है बेटा, ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। समझ गए मेरी बात? तो क्लास के नोट्स बेटा आपको क्लास में ही बनाने हैं, बाद में नहीं बनाने। बाद में कुछ नहीं होता, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब बेटा, और यही वाली कहानी आपको पूरे सेशन, थ्रू आउट द सेशन बेटा फॉलो करनी है। आई एम श्योर आई मेड इट ऑल क्लियर टू यू। और इस बात से बहुत सारे रैंक आने चाहिए, इसी बात के साथ में फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में। क्या सब बोला आदमी बेटा रेडी है? तो आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा हमारा पहला चैप्टर। नोटबुक खोलिए अपनी, पेन निकालिए अपना, और बेटा शुरू करेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी ऑफ क्लास 12th विद योर प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम एंड सपोले। तो शुरू करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर है। नीट में अच्छी खासी वेटेज है बेटा इसकी, 2 से 3 से 4 सवाल भी इस चैप्टर से आ गए हैं। बड़ा चैप्टर है, इररेलेवेंट आपको नहीं पढ़ना है, प्लीज इररेलेवेंट आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, 2-4-5% कभी बेटा इधर उधर का आपको समझाने के लिए मैम जरूर बता देंगी। कोई कोई टॉपिक को समझाने के लिए 2-4% एक्स्ट्रा बताना पड़ता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। यस एवरीबॉडी। अच्छा, हम आज भी बहुत सारे एनिमेशंस का यूज करेंगे। जो पढ़ चुके हैं बच्चे वो जानते हैं कि हम बहुत सारे एनिमेशन से बेटा टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनिमेशन और 3D से ना टॉपिक की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। तो आज भी हम कुछ एनिमेशंस यूज करेंगे, 3D यूज करेंगे, और आगे आने वाले क्लासेस में भी कुछ एनिमेशंस और 3D यूज करेंगे, ठीक है जी। यस एवरीबॉडी, चलिए बहुत शानदार। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन पार्ट करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन ही होगा। टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों को पहले से बता देती हूं, अभी लिखना नहीं है बेटा। और एक चीज मेरी बात सुनना, जब मैम पढ़ा रही हैं तो बेटा सुनने में फोकस करना, मैम लिखने का टाइम आपको देंगी।
जब मैम बोल रही है कि मेरे साथ साथ बना लो तो साथ साथ बनाना, लेकिन मोस्टली जब मैम समझा रही होंगी तो आपको मेरे साथ में कॉन्सेप्ट समझना है दिमाग में बेटा, यहां कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कॉपी में तो लिखना है, मैं टाइम दूंगी, और हाथ भी फटाफट से चलाने की कोशिश करनी है, थोड़ी साथ के साथ पेज बनाना है। इस चैप्टर को बेटा हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले बेटा मेल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फिर मेल में जो गैमीट्स बनते हैं वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, मेल में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो पढ़ेंगे, स्पर्म कैसा दिखता है वो पढ़ेंगे, मेल से रिलेटेड सारी चीजें पहले कवर करेंगे। फिर फीमेल पे आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बेटा फीमेल में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, oogenesis, फीमेल में जो एक साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम फीमेल की सारी चीजें पढ़ लेंगे। जब मेल और फीमेल हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन जो चैप्टर का आगे का पार्ट है वैसे कवर करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, आप लोग चलिए आंसर दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी शब्द में बेटा उसका अर्थ छुपा है, कोई मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। आप आज के क्लास में बेटा फुल आज के क्लास बेटा क्या आगे आने वाली क्लासेस भी बिल्कुल इंटरैक्टिव होनी चाहिए, आपकी तरफ से आंसर्स आते रहने चाहिए। क्या लगता है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, सरल भाषा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। इस शब्द को छोड़िए, इस शब्द को, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखो कई बच्चे कह रहे हैं टू रिप्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, कुछ बच्चे कह रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन, कुछ कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, गिविंग बर्थ, है ना, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। देखो सही आंसर आ रहे हैं, और बिल्कुल आप इस शब्द को अगर तोड़ेंगे, अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। आप अगर बेटा रिप्रोडक्शन, जूलॉजी में तो आधी चीजें बेटा टर्म को तोड़ के ही मतलब समझ में आ जाता है। तो चैप्टर कहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हमें ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो पढ़ना है। और रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, री का मतलब वापस, री लिखना है बेटा, ये लिखना है। इससे पहले कि आप मुझसे ये जहरीला सवाल पूछें कि मैम लिखना है कि नहीं, मैं आपको बता देती हूं कि लिखना है, क्योंकि ऐसे कुछ सपोले पूछेंगे मैम लिखना है क्या, लिखना है क्या। तो रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने का है बेटा, और क्यों प्रोड्यूस करने का है बेटा। धरती पे हम जो आए हैं, आगे आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, डार्विन जी के बारे में पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते थे वो। भाई हम जो इस धरती पे आए हैं, आज तो हम हैं, कल हम नहीं होंगे, अमर थोड़ी हैं हम कि नहीं हम तो अमर हैं, अमर ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो बेटा अब हम धरती पे आए हैं, तो अगर आपको चाहिए कि आपकी आगे आपकी जीन्स इस धरती पे रहे, जीन्स नॉट दिस जीन्स बेटा, ये वाला डेनिम्स नहीं, जीन्स GENES, वो वाले जीन्स। अगर आप चाहते हैं आपकी जीन्स इस धरती पे रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीशीज इस धरती पे रहे, आप तो आजीवन नहीं रह सकते, तो उसके लिए बेटा ऑफस्प्रिंग चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है ऑफ कोर्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जो हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या अर्थ समझ में आया बेटा आप लोगों को, पहले मुझे बताइए। यस, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, आपकी स्पीशीज बेटा, आप ये इंश्योर करना चाहते हो हम तो चले गए बट हमारे जीन्स यहां रह जाएं, उसके लिए बेटा आप ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। डन डना डन डन, तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना हम दो हमारे दो, इसके बारे में भी हम अगले चैप्टर बेटा सब्र करो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, और ये भी बताएंगे हम में से कितने बेटा जनसंख्या फॉलो करती है इस रूल को, हम दो हमारे दो। वैसे तो तुम इस चीज से बहुत भली भांति परिचित होगे, हम दो हमारे दो, है ना। अभी सब्र करो, अगले चैप्टर में वो पढ़ना है। अभी तो बेटा ये रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, मेरे साथ साथ लिखो। रिप्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स
फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन। अरे भाई बोर्ड को बेटा देख रहे हो, मौत आ रही है। जल्दी 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 इस पॉइंट को बेटा नोट करिए। तो मैम देखो ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, बट चैप्टर कहता है, मैं साइड हो जा रही हूं, ऑफस्प्रिंग का मतलब बेटा बच्चे, बच्चा पैदा करना, सपोले सपोली, है ना। सो ऑफस्प्रिंग्स मींस योर कमिंग जनरेशन बेटा, आपकी जो आगे आने वाली बेटा जनरेशन होगी, बच्चे, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं, क्योंकि चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में, हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूं बेटा चैप्टर का, अभी बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो शायद आपने बचपन में पढ़ी होंगी, है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, आप आंसर देना है इस चीज को, है ना। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने 10वीं में तो पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में। तो अगर मैं बेटा बात करूं कि भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा है, मैं आपसे पूछ रही हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल, हम किसकी बात कर रहे हैं मैम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सब बातें एनसीईआरटी में दी हुई है, वेरी गुड मैम। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हम सब। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब होता है मैम, सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें मैम, गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमीट क्या होता है बेटा, मेल का गैमीट होता है, अभी मैं आपको पूरा इवेंट बताऊंगी, फिर एनिमेशन भी दिखाऊंगी। गैमीट का मतलब होता है मैम, जैसे मेल का गैमीट है स्पर्म, और फीमेल की गैमीट है बेटा जो ओवम है या एग है ना। अब जैसे अंडा, एग बोलते हैं ना, तो बच्चों को मुर्गी का अंडा इमेजिन होता है, इमेजिन करने लगते हैं, यहाँ पे बबल बनता है मुर्गी का, वैसा अंडा नहीं है बेटा, दैट इज अ डिफरेंट अंडा जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फीमेल में एग है, ओवम है, मेल में स्पर्म है, ये गैमीट्स है। तो हम गैमीट्स बनाते हैं, हमारे सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी में बेटा एक 10वीं 9वीं में पढ़ी हुई बात है जो मैं आपसे पूछूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी। जो पूछा जाता है, क्या ह्यूमंस एग लेइंग एनिमल्स है क्या हम बेटा एग लेइंग एनिमल्स है, क्या हम कबूतर हैं, हाँ, क्या हम पैरट हैं। पैरट तो तुम में से बहुत सारे होगे बेटा, पूछो कैसे। रट्टू तोता, रटने लगते हो पूरे टॉपिक को। रट्टू तोता, सीटाक्यूला, साइंटिफिक नेम याद है, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, डरने का नहीं। अभी कहेंगे मैम क्या बोल रही हो यार मैम, सीटाक्यूला क्या होता है, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, ठीक है। एनीवे, तो बेटा हम एग नहीं देते, हम ओवी पैरस नहीं होते। जो अंडे देते हैं ना बेटा एनिमल्स, जैसे बर्ड्स हो गई ना, वो ओवी पैरस होते हैं। वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन, हम डायरेक्टली बच्चे का जन्म हम देते हैं, है ना। तो बच्चे को जन्म देते हैं, जो मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी, एंड आई एम श्योर आपको ये चीज पता भी होगी, हम वीवी पैरस होते हैं, है ना। तो जो अंडे देते हैं ना बेटा, जैसे चिड़िया हो गई, वो क्या हो गई बेटा, वो ओवी पैरस कहलाती है, एग लेइंग। हम क्या हैं बेटा, वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन, हम डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, हम वीवी पैरस होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो गए, हम वीवी पैरस हो गए। एम आई क्लियर टू ऑल द सबोल आर्मी, यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताएंगे। क्लास में क्लास का लर्न करते रहो बेटा, क्लास में क्लास का जो बच्चा लर्न करता है उसको रिवीजन करने में उसको मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे। हम क्लास में ही एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे, मैं क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे बेटा, एनसीईआरटी के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, हम वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की क्लास में ही रीडिंग करेंगे, बट आपको बिल्कुल अटेंशन से बेटा पढ़ना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कहा नंबर 1 वी आर सेक्सुअली, हमारे में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे में होता है मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब मैंने बोला मैम हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसका अर्थ होता है मैम कि हमारे सेक्सेस इन्वॉल्व्ड होते हैं,
गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मैं आगे तुम्हें अभी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है जी, हाँ या ना? और बेटा जी दूसरी बात मैंने आपसे कही कि यार हम लोग होते हैं वीवी पैरस मैम। जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं तो हम होते हैं मैम वीवी पैरस। बेटा ये आपको एक बात बताऊं, ये वाली बात भी ना हमने 11वीं क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ी है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। जिसने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनको तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट जिन्होंने बेटा 11th पढ़ी है उनको ये वाली बात तो याद आनी चाहिए थी कि ये हमने क्या बोलते हैं एनिमल किंगडम में पढ़ा है। ठीक है, वीवी पैरस डायरेक्टली गिविंग बर्थ to the young ones, ठीक है, चलो डन डन करो पहले बेटा, फटाफट से। बेटा जैसे ही डन हो जाएगा ना तो आप लोग एक थम्स अप दे देना मुझे, ठीक है? हाँ मैमल्स में पढ़ा था मैम, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। अब बेटा देखो हमने बात कर ली कि रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया मैम क्यों जरूरी होता है, कारण तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने बोला मैम कंटिन्यूटी स्पीशीज की रखनी है, अगर आपको चाहिए आपकी जीन्स रहे मैम इस धरती पे तो रिप्रोड्यूस तो करने का ही है। फिर हमने पढ़ा मैम अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, हमारे दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, हमारे गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं मैम। हम वीवी पैरस भी हैं क्योंकि मैम हम डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, हम अंडे नहीं है हमारे पास, राइट? नॉट दैट काइंड ऑफ एग्स, हम एग लेइंग एनिमल्स नहीं है, वी आर नॉट ओवी पैरस। अब हम बात करते हैं मैम एक बेटा इस चैप्टर का जो बेटा बेसिक्स है ना वो ये है इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इस पूरे चैप्टर का एक आप मान के चलो एक ट्रेलर है, जैसे मूवी आती है तो मूवी से पहले ट्रेलर देते हैं ना बेटा, ट्रेलर से थोड़ी पूरे चैप्टर के बारे में पता चलता है। तो इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं बेटा, इसको पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे और पूरे चैप्टर में बेटा हमें इन्हीं इवेंट्स को फिर डिटेल में पढ़ना है, पूरे इन्हीं इवेंट्स को डिटेल में पढ़ना है। अब मैं कह रही हूं इवेंट्स का क्या मतलब है, आपने कहा कि मैम रिप्रोड्यूस करना है, मैम कंटिन्यूटी चाहिए जनरेशन की, मैम ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं, बिल्कुल करने हैं। तो मैम इसके लिए क्या क्या चीजें होती है सीक्वेंस में थोड़ा इसे बता दीजिए। सबसे पहली चीज बेटा ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करना है, वो तो ऑफस्प्रिंग तो बाद की बात है मैम, नंबर 1 जो चीज होनी चाहिए वो नंबर 1 चीज है। अगर किसी ने पहले से कोई पढ़ के आया है, देखो बहुत सारे बच्चे कितने आगे हैं, तेज हैं, पहले से पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो मैम नंबर 1 इवेंट जो रिप्रोडक्शन करने के लिए होना चाहिए, नंबर 1 इवेंट होना चाहिए मैम सबसे पहले तो गैमीट्स बनने चाहिए ना मैम, गैमीटोजेनेसिस। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं जो पहले से पढ़ के आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको अगर शब्द को तोड़ के मतलब समझ में आ जाता है, जूलॉजी बॉटनी बेटा ज्यादातर चीजें तो ऐसी है, वर्ड को तोड़ो और मतलब पाओ, ज्यादातर चीजें ऐसी है। और शानदार आंसर हमारी सपोला आर्मी दे रही है गैमीटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमीटो मेरे प्यारे बच्चों? गैमीटो का यहां मतलब है गैमीट, गैमीटो का मतलब है मैम यहां गैमीट। जेनेसिस का क्या मतलब है मैम? जेनरेशन। या मैं और सरल भाषा में कहूं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट का फॉर्मेशन कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। मैम अभी गैमीट मेल में क्या होता है? मैम मेल में होता है स्पर्म। मैम फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है ओवम या ओवा। और इसी को तो बेटा हमें डिटेल में पढ़ना है। इनफैक्ट मेल में जब आप स्पर्म की फॉर्मेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो इसे स्पर्म की फॉर्मेशन यानी कि
स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और फीमेल में जब आप इसी ओवम के बनने की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है oogenesis। कोई दुख दर्द समस्या? क्या शब्द से बेटा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा? लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? हम कह रहे गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। साथ के साथ मैम ने ये भी कहा कि यार यहीं पे लिख डालो ना कि मेल में अगर गैमेटोजेनेसिस हो रही है उसे क्या बोलेंगे, फीमेल में अगर मैम गैमेटोजेनेसिस हो रही है उसे क्या बोलेंगे। तो मैम इसी जगह पे ना बेटा देखो, एक चीज और मैं ना बहुत ज्यादा फॉलो करती हूं। आज पहली क्लास है ना, तो ये धीरे धीरे करके ये बातें बताना जरूरी है। सुन लो यार, है ना, ये बातें बताना जरूरी है। हम फ्लो चार्ट्स बहुत यूज करते हैं, है ना, फ्लो चार्ट्स बहुत यूज करते हैं, बिकॉज फ्लो चार्ट्स देखो पोथियां नहीं बनानी है। पोथियां बनाओगे तो लास्ट में बेटा पढ़ने में मौत आएगी। कहानी लिख ली है, उसी कहानी को थोड़े फ्लो चार्ट्स में पॉइंट वाइज, है ना, डायग्रामेटिकली अगर लिखते हो ना तो जगह कम लेता है और एक्सप्लेनेशन वही सेम रहती है। तो आपको भी बेटा वही फॉलो करना है। मैं आज ना क्लास एंड होने से पहले आपको छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, कैसे करना है, ताकि आपकी रिवीजन जो हो ना लास्ट में वो मस्त हो। वो लास्ट में टिप्स देंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में हम कह रहे हैं बेटा इन मेल्स इसी को बोला जाता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। इन मेल्स इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड बेटा इन केस ऑफ फीमेल्स इसी को बोला जाता है मेरे बच्चों oogenesis। इसी को बोला जाता है oogenesis, ठीक है। यस यस। अब अगर बेटा इसी में तुम मतलब लिखना चाहते हो तो मतलब लिख सकते हो। हालांकि ये मैं लास्ट में बेटा इसी को तो डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट फिर भी ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैम इसका मतलब क्या है, तो आप यहीं पे लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वैसे तो आपको बेटा क्या इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? आप मुझे पहले ये बताओ। हाँ, और इसका मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ओवम। है ना, इजी इजी। अब मैम रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था गैमीट बनाना, वो गैमीट तो हमने बना लिया मैम। अब गैमीट बना के बेटा घर बैठ जाएंगे तो क्या बेटा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे? नहीं ना बेटा। गैमीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप कोई बताएगा? यस, जल्दी बताओ। गैमीट तो बन गया मैम, गैमीट बनने के बाद उसे ट्रांसफर करना भी जरूरी है। और जब आप बेटा ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे केस में क्या होता है, मेल गैमीट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। द ट्रांसफर टेक्स प्लेस, द मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओए नलायको, जो भी फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं ना, पिट्टी पिट्टी होगी यहाँ पे। नहीं तो पहले फर्टिलाइजेशन कर दोगे, गैमीट बन गए, गैमीट अपने आप ही बेटा हाँ फ्यूज कर गए। ट्रांसफर तो करोगे पहले भाई, बिना ट्रांसफर किए फर्टिलाइज कर दिया, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के लिए दोनों को पास तो लाना पड़ेगा ना। तो सेकेंड स्टेप जो होता है बेटा, दैट इज द सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट into the female reproductive tract and that step is called as insemination। ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, एक भी स्टेप बेटा उल्टा पुल्टा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऊपर नीचे कर दोगे फिर तो गलत हो जाएगा ना बेटा, माइनस हो जाएगा। चलो नंबर 2 इंसेमिनेशन। नंबर 2 इंसेमिनेशन। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों इंसेमिनेशन। करेक्ट है ये बात? यस। और इंसेमिनेशन का क्या मतलब बताया मैम ने? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब अगला स्टेप मुझे बताओ ना कि क्या होगा। अब अगला स्टेप मुझे बताओ कि मैम क्या होगा। अब आपने गैमीट का ट्रांसफर कर दिया मैम, अब गैमीट ट्रांसफर हो चुके हैं मैम, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म आ चुके हैं। अभी हम वीडियो भी देखेंगे, एसी बंद कर दिया किसी ने। अब हम बेटा देखेंगे कि भाई अब तो मैं साइड भी होती जा रही हूं बेटा, आप करते जाओ ये, ठीक है। यस, अब मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो जल्दी बताओ, अब बारी है मैम स्पर्म्स का फ्यूजन करना है। अब बेटा मैं आपको, वैसे तो आप सबने बेटा ये चीज सुनी होगी, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर देयर जस्ट लाइक so many students are giving NEET examination, but seats तो लिमिटेड है बेटा, और सीट्स लिमिटेड है। अभी आप बेटा इसमें भी यही चीज पढ़ोगे, मैं मजाक में नहीं बोल रही हूं, सच्चाई है ये बेटा, जीवन की सच्चाई है। देखो जिंदगी जहां से स्टार्ट होती है बेटा वहीं से कंपटीशन चालू हो जाता है। तुम कहते हो अभी कंपटीशन है, अभी कहां कंपटीशन है बेटा, तुम जो पैदा हुए कंपटीशन ही तो जीते हो। इतने सारे स्पर्म्स होते हैं बेटा, अभी आप पढ़ोगे आगे, मिलियन में स्पर्म्स बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, और जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर मूव करते हैं ना बेटा, अभी एनिमेशन देखेंगे तो आधे कई स्पर्म्स तो बेटा को फैगोसाइटोज हो जाते हैं, मतलब उनको एनगल्फ खा लिया जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बेटा मूव नहीं कर पाते, कई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तबाह हो जाते हैं, कई बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब में ऐसे फंस जाते हैं बेटा, है ना। तो यस, फैलोपियन ट्यूब में बेटा कौन सी एपिथेलियम होती है, किसी को याद आ रही है? यस यार बेटा वॉइस ठीक आ रहा है क्या? वॉइस, कई बच्चे कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। एक बारी मुझे बता दोगे कि वॉइस इज नॉट क्लियर क्या, या वॉइस इज क्लियर? मैं एक बारी चेक भी करा लूंगी। वैसे क्या वॉइस खराब आ रही है, कट रही है क्या वॉइस? हाँ, 3 इडियट्स में देखा था। वेरी गुड, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। मैं एक बार चेक करा लेती हूँ वॉइस। सीलिएटेड तो उसी सीलिया में कई स्पर्म फंस जाते हैं। वॉइस कैसी है पहले ये बता दो यार, वॉइस एक बार चेक करना, एक बार कंटिन्यूसली सुनना आवाज को कि सही है कि नहीं, कंटिन्यूएशन में सुनना। चलो मैं चेक करा रही हूं, तब तक मैं कंटिन्यू करूं। तो अभी आप देखोगे बेटा वहीं से रेस चालू हो जाएगी। लाइफ इज अ रेस, ठीक है। तो लाइफ इज अ रेस में क्या होता है बेटा, लाइफ ऐसे आप अपने आप को, मैं मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है, इतना वैसे सीरियसली मत लेना, मैं हमारा अभी से प्रेशर ले लोगे नहीं, ठीक है। रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि इतने मिलियन ऑफ स्पर्म्स थे, फैगोसाइटोज हो गए, तबाह हो गए, कुछ ये हो गए वो हो गए, जीता कौन बेटा? एक ओवा को तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है, एक बेटा ओवा को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है, जो बेस्ट था। और बेटा देखो अभी तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, कितने सारे बच्चे दे रहे हैं, बट इवेंचुअली जैसे मेहनत करोगे, जैसे पढ़ाई करोगे, है ना, जैसे हार्डवर्क करोगे, हाँ एक बार चेक कर ले, है ना, जब सबकी मेहनत अलग अलग होती है, जब सबकी ईमानदारी अलग अलग होती है, सबकी डेडिकेशन अलग अलग होती है, तो बेटा सिलेक्शन भी तो अलग अलग होगा ना बेटा। ये तो जीवन की सच्चाई है कि जो सही में जेन्युइनली, मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ज्यादातर की बात कर रही हूँ, मैं किस्मत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि यार देखो इतने सारे लोगों में से जीतता वही है जिसने वो सारी चीजें फॉलो की, है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। और वही केस बेटा स्पर्म के केस में भी होता है। स्पर्म के केस में इतने सारे स्पर्म में से रेस सिर्फ जीतता है एक। एनीवे, जैसे ही बेटा स्पर्म ओवा के पास पहुंचता है, दोनों का मिलन हो जाता है, जिससे कि बेटा ओवा और स्पर्म के फ्यूज होने से बनता है जाइगोट। क्या बनता है बेटा? जाइगोट, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो होता है बेटा दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब होगी ना बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? फर्टिलाइजेशन, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई बेटा? जो मेरी भावनाएं थी, क्या आपको वो समझ में आया? हमने कहा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एक सेकेंड, 15 मिनट सुन के ही जा ताकि बच्चों को सेटिस्फैक्शन हो। स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। एक छोटू सा डायग्राम दिखाऊं साइड में, एक छोटू सा डायग्राम दिखाऊं बेटा साइड में। ट्विंस कैसे पैदा होते हैं? रुको यार, अभी तो तुमने गैमीट बना रहे हो, पहले से ट्विंस बेटा जानने, ट्विंस कैसे होते हैं। ट्विंस बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है ट्विंस। अभी ट्विंस का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है।
मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी। देखो मैं एक ना छोटी सी छवि तुम्हें दिखाती हूं कि होता क्या है ना बेटा। एक ऐसे स्पर्म होता है, एक ऐसे स्पर्म होता है। ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगला स्टेप जो है ना उसकी क्लैरिटी तुम्हें थोड़ी सी होगी। ये बेटा एक स्पर्म है, ठीक है, और ये है बेटा तुम्हारा ओवम, ये ओवम। ये दोनों का क्या होता है बेटा? फ्यूजन। इसकी थोड़ी लेबलिंग करें। ई है हमारा स्पर्म, ई है हमारा ओवम, और इन दोनों का होता है बेटा फ्यूजन। मैं इस साइड में इसीलिए बना रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हें एक चीज समझानी है। हाँ, इससे मैंने बोला बेटा हमारा बन गया एक ऐसा सा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बेटा जाइगोट। इसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये इसीलिए समझाना जरूरी है ना बेटा क्योंकि अगला स्टेप जो है ना उसमें एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है जिस वर्ड से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम फ्यूजन कैसे होता है? बेटा ये तो पूरा हमें पढ़ना है, एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है ये। दो क्लास में कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। आप ये बनाओ, मैं साइड में होके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पूरा टॉपिक है कि फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेटा, स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं जाइगोट, जिसे बोलते हैं जाइगोट। बेटा आगे इसी जाइगोट से तो तुम बने हो, इसी जाइगोट से मैम बनी है, इसी जाइगोट से सारे बेटा तुम लोग, इसी जाइगोट से तो आगे जाके डेवलप हो गए हो। बट पहले तो बेटा तुम ऐसे गोल से रहते हो, एक सिंगल सेल है और बेटा ये डिवाइड करता है। देखो इसको सिर्फ ऐसे समझना, भी बहुत सारे बच्चे ना क्योंकि पहली क्लास है वो सोचते हैं कि सारा कुछ एक ही क्लास में बता दो। ये बेटा पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ, आगे तो इसी को पढ़ना है, इसी को मुझे तुम्हें पूरा पढ़ाना है कि जाइगोट का फ्यूचर क्या है। बेटा जाइगोट ना डिवाइड करता है, अभी सिंगल सेल दिख रहा है, ये आगे ना डिवाइड करता है। हम आगे इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। ये जाइगोट बेटा डिवाइड करता है तो ऐसे दो सेल्स बनते हैं, फिर बेटा ये और डिवाइड करता है, ये और डिवाइड करता है तो फिर बनता है बेटा ऐसे 4 सेल। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बेटा आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैम फिर आप क्यों बता रहे हो? डायग्राम बनाना है बेटा, सब कुछ बनाना है। जो भी चीजें मैं बता रही हूं वो सारी चीजें अभी बनानी है, ठीक है? यस, वो सारी चीजें बनानी है। जैसे ही मैं कोई चीज बोलूंगी ना बेटा कि ये मत बनाओ, तब मत बनाना, ठीक है? ये मैंने क्यों बताया कि मैम ये डिवाइड करता है, ये यहां पे मैम किस काम का है? ये इस काम का है बेटा कि अगला जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर किसी को पता हो तो वो मुझे बता सकता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है ना बेटा, अगला स्टेप इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है जिससे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब जुड़ जाना। हम सारे लोगों ने बेटा, हम सारे लोगों का, पहली बात तो थैंक्स टू आवर मदर्स, सारी मम्मियां, अगर कोई मम्मियां हमें देख रही हैं तो इस हम पढ़ रहे हैं कितना आसान है बेटा, है ना? लेकिन अभी आप पढ़ोगे, गेस्टेशन होता है 9 महीने यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है, सारी चीजें मम्मी से लेता है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और सारी चीजें मदर के थ्रू होती है। तो मम्मी बच्चे को 9 महीने तक कैरी करती है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए और उस तक ये सारा सामान पहुंचाने के लिए बच्चे और मां के बीच में कनेक्शन होता है बेटा, जो स्टेप मैं आपको अगला बताऊंगी, इम्प्लांटेशन। तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो एक्चुअल में मम्मी के, मदर के यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का बेटा वो पार्ट है जिसे वूम्ब बोलते हैं, है ना? जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है बेटा, बच्चा ग्रो करता है, जिसकी वॉल से अटैचमेंट होती है आपकी। कैसे अटैचमेंट होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, वो बाद की बात है। अभी सिर्फ छोटी सी एक बात बता रही हूं। तो यार जब ये डिवाइड करता है ना बेटा, तो ये डिवाइड करते करते एक स्टेज बनाता है। जब ये डिवाइड करता है, पहले 2 बने, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे सेल्स बनते रहते हैं। ऐसे लगता है बेटा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। फुटबॉल देखा ना, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिवाइड करते करते ना बेटा एक स्टेज बनती है, जिस स्टेज को बोलते हैं बेटा ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। इसे बनाओ बेटा, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। मैंने बोला कि मैम ऐसे ही ना जाइगोट जब बन जाता है ना, तो जाइगोट बनने के बाद ना मैम इवेंचुअली अल्टीमेटली जब ये डिवाइड करता रहता है तो एक स्टेज बनती है बेटा जिसे बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। मैम ने ये वाली स्टेज क्यों बताई? मैम ने ये वाली स्टेज इसीलिए बताई बेटा क्योंकि यही वो बेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल में जाके मदर के यूट्रस में चिपकता है, जो अगला स्टेप है जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कहती है अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल। और आगे आप देखोगे यूटरस की भी बेटा मैं अलग अलग वॉल्स पढ़ाऊंगी। आई एम नॉट श्योर एनसीईआरटी में यहाँ पे एंडोमेट्रियम वर्ड यूज किया है या नहीं। जब आप यूट्रस के बारे में पढ़ोगे ना बेटा, मम्मी का जो हमारा फीमेल्स का जो यूट्रस होता है, यूट्रस की एक वॉल होती है, अंदर की तरफ एक दीवार होती है जिस दीवार को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अभी हम ना भी लिखे तो चलेगा, हम आगे लिखेंगे। तो उस एक्चुअल में उस वॉल से वो जाके चिपकता है। अभी एनिमेशन देखोगे ना सुपर और क्लियर हो जाएगा। बट पहले मुझे बता दो बेटा, पहले मुझे बता दो क्या यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी आई? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आज इसी को वापस से रिवाइज भी कराऊंगी एनिमेशन दिखाने के बाद। पहले मुझे बताओ कि यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? बेटा वी विल टेक इट स्लो टुडे, वी विल टेक इट स्लो टुडे, ठीक है? अब आधे बच्चे ज्ञान देंगे, जाओ देंगे, देते रहो बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रही हूं बेटा, यहाँ ज्ञान लेने के लिए आना है। या हमेशा इसी इरादे से आया करो बेटा, ज्ञान लेना है। जितना ज्ञान टीचर से ले सको बेटा, जितना ज्ञान ले सको उतना ज्ञान लो भाई, ठीक है? ये फास्ट स्लो कोई बोल नहीं रहा है, मैं बता रही हूं तुम्हें, ये नहीं करना है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? नहीं, पढ़ना है, बस पढ़ना है, मन खोल के, दिल खोल के हम पढ़ाएंगे और आपको मन खोल के, दिल खोल के पढ़ना है बेटा, है ना? एक बच्चा कह रहा है मैम लिखना है क्या? नहीं बेटा, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूं, मेरे को अगले साल नीट देना है इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, तुम्हें थोड़ी लिखना है। तो फर्टिलाइजेशन हुई, फिर मैंने कहा कि मैम अगला स्टेप होता है जिसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन, जिसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है कि भाई अब बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो तो यूट्रस के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ तो तभी हो पाएगी ना जब अटैच होगा मम्मी के साथ में, डेवलपिंग जो भी आपका एम्ब्रियो है ना? तो हम कह रहे हैं कि जाइगोट बना था जब ओवा और स्पर्म फ्यूज करे थे। फिर मैम ये जो जाइगोट था ये सिंगल सेल था, ये मैम डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, और अल्टीमेटली डिवाइड करते करते एक स्टेज बनती है जिस स्टेज को मैंने क्या बोला, ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। मैंने इसका नाम क्यों मेंशन किया? क्योंकि एनसीईआरटी में यहां में दिया हुआ है। इसी स्टेज का बेटा यूट्रस की वॉल से ऐसे चिपक जाता है ये जाके। बेटा अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगी ये मत बनाना, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बेटा फीमेल की ना ऐसे यूट्रस होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ऐसे। अभी आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है ना? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, जो मैंने आपको बना के दिखाया ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट, ये ऐसे जाता है बेटा और यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, यूट्रस की वॉल से ऐसे जाके चिपक जाता है। तो ये वाला डायग्राम मैं बनवाऊंगी आगे, ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है। ये थोड़ा सा शो कर दिया मैंने आपको कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो इम्प्लांटेशन के लिए हमने क्या लिखा बेटा? अटैचमेंट ऑफ the blastocyst to the uterine endometrium। डन 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 बेटा, कोई दुख दर्द? बेटा ये एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, ये यूट्रस की दीवार है। जैसे बेटा तुम्हें दीवार में कोई फोटो फ्रेम लगानी होती है, तुम क्या करते हो? दीवार में कील ठोकते हो, कील ठोक के फोटो फ्रेम चिपकाते हो ना, कैसे, है ना? तभी तो कील ठोक के फिर फोटो फ्रेम को लगाते हो। वैसे ही ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस से जोड़ते हो, चिपकाते हो, क्योंकि उससे जब वो चिपकेगा तभी तो आगे जाके बेटा उसकी फर्दर ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी चीज है वो हो रही होगी। अगर बेटा यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अगले पेज में लिखूंगी अब बेटा अगला इवेंट, तो दिल बना दो जल्दी से। वैभव भी बेटा बताया ना, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है, जैसे जाइगोट एक स्टेज का नाम है। जैसे बेटा तुम्हारी क्लास 1 होती है, क्लास 2, क्लास 3, स्टैंडर्ड 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसा भी 12th में हो, 12th तुम्हारी एक क्लास है, वैसे बेटा ये स्टेजेस होती है अलग अलग। पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से डिवाइड करके बेटा 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, वैसे एक स्टेज होती है जिससे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं।
एंडोमेट्रियम क्या है मैम? यूट्रस की वॉल है। जो यूट्रस होता है ना बेटा, मदर का यूट्रस की वॉल्स होती है अंदर की तरफ, फिर बीच की वॉल, फिर है ना लेयर बाय लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर। बहुत शानदार बेटा, आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं अगले पेज में कर लूं क्या? प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत सारे दिल मिल गए हैं। अब बेटा इसी बात के साथ हम आगे बढ़ें क्या? यस एवरीबॉडी। देखो बच्चों, आज सिर्फ ना ट्रेलर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं बार बार कह रही हूं, आज सिर्फ ट्रेलर है। हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत आज धीरे धीरे आपको बताऊंगी। और ये जरूरी होता है बेटा, ये जरूरी होता है, क्योंकि जब पहली क्लास में आप लोग आते हैं ना तो एकदम से बर्डन नहीं होना चाहिए, स्लो 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 स्लो। और बेटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पढ़ाई ना हो, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है, हर दिन हमारे लिए जरूरी है। तो पहला दिन है तो क्या हुआ बेटा, पहला दिन है तो और जम के पढ़ाई करनी चाहिए, जैसा पूरा साल हमें चाहिए, है ना। तो फिफ्थ स्टेप बेटा इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा मम्मी के यूट्रस में चिपक गया। अब क्या होगा? अब या तो सपोला है या तो सपोली है, वो हमें नहीं पता है अभी, है ना। तो सपोला सपोली बेटा मम्मी के यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। ह्यूमन के केस में हम बोलते हैं वो जो एंटायर टाइम पीरियड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फीटस बोलते हैं। फीटस वर्ड यूज करते हैं जब बच्चा मम्मी के अंदर है, जब वो पैदा हो गया तो तुम बेबी बोल लो। वैसे तो बेबी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन साइंस स्टूडेंट्स बोलते हैं, बट तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम साइंटिफिक सही वर्ड यूज करो, फीटस बोलते हैं। फीटस उस बच्चे के लिए वर्ड यूज करते हैं जो मम्मी के अंदर बेटा 9 महीने ग्रो कर रहा है। वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसे गेस्टेशन बोलते हैं, उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। शानदार, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, गेस्टेशन। गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब है मैम द एंटायर टाइम पीरियड फॉर द development of the fetus। यूजुअली बेटा ह्यूमंस के केस में ये टाइम पीरियड होता है 9 महीने। फिर क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फिर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी बेटा गुड न्यूज, हाँ या ना? पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। इसके बाद होता है दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, है ना। बधाई हो आपको, सपोला या सपोली हुई है। यानी कि पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी का बर्थ, डिलीवरी ऑफ बेबी। द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। ओके गाइस, द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब देखो इसी पूरी जो हमने कहानी पढ़ी ना बेटा, इसी पूरी कहानी का हम एक खूबसूरत से एनिमेशन देखेंगे। और फिर इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। मैंने बहुत प्यार प्यार से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बर्थ ऑफ बेबी, इधर सपोला और सपोली। कैसे पता चलता है कि सपोला या सपोली है? वैसे तो बेटा मैं तो सबके लिए सपोला वर्ड यूज करती हूँ, नो जेंडर बायसनेस, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको आगे मैं समझाऊंगी बेटा कि कैसे पता चलता है, जेंडर कैसे पता चलता है, वो सब आगे की बात है। क्या आप लोग तैयार है बेटा एनिमेशन देखने के लिए? जितना भी अभी मैंने आपको इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और मैं ये बार बार तुम लोगों से कह रही हूं क्योंकि बेटा देखो आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, पर ये बच्चे फिल्टर होते रहते हैं, क्योंकि आधे बच्चे टाइम पास करने के लिए आते हैं, आधे बच्चे स्पैम करने के लिए आते हैं,
आधे बच्चे बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं, तो कुछ सिंसियर बच्चे का लॉट रह जाते हैं जो आगे तक रहेंगे, इस जर्नी में हमारे साथ रहेंगे। मैं तो ये आशा करती हूँ कि सारे लोग रहें, बट मुझे पता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। एनिमेशंस बेटा फन के लिए नहीं है, एनिमेशन सिर्फ इसलिए है, एनिमेशन से सिर्फ बच्चों को टॉपिक की क्लैरिटी बेहतरीन मिलती है। आपको याद होगा हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे थे, न्यूरल कंट्रोल पढ़ते थे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते थे, हमने कितने बेहतरीन एनिमेशन देखे थे। एनिमेशन एक सपोर्ट होना चाहिए बेटा, एनिमेशन प्राइमरी नहीं है, 3D प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है हमारे क्लास के कॉन्सेप्ट्स, प्राइमरी है हमारी एनसीईआरटी, प्राइमरी है हमारे क्लास के नोट्स। एनिमेशन एंड 3D आर अ सपोर्ट। ये मतलब आइसिंग ऑन केक है, 4 चांद लगा देगा आपकी पढ़ाई में, ये वो सपोर्ट है, बट उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी एनिमेशन में मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं। उसके लिए बेटा लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। तो एक क्रिएटिव लर्निंग है ये आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर ये क्रिएटिव लर्निंग आप लोगों को बहुत बहुत बढ़िया लगेगी। ठीक है, तो इसको क्या करें भाई, इधर कर दे। चलिए जी बेटा आप, अच्छा एक चीज और, इसमें जो लिखा हुआ है बेटा, लिखे हुए सबटाइटल्स को अभी इग्नोर करना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है मैम जो बोल रही हैं, और जो बेटा एनिमेशन हम देख रहे हैं, आपको सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है, सबटाइटल्स पे ध्यान नहीं देने का है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी। चलिए, ये आपको दिखाया है बेटा कई सारे स्पर्म्स बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सीमन बोलते हैं बेसिकली, जो आगे पढ़ोगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज होने के बाद देखो ये रेस लगा रहे हैं बेटा, ये मिलियन ऑफ स्पर्म, यार इसको ठीक कर देना, मिलियन ऑफ स्पर्म्स बेटा रेस लगा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हैं। यहां पे बेटा ये दिखाने की कोशिश की है कि ओव्यूलेशन होता है। हाँ जी, ओव्यूलेशन होता है बेटा। मैंने इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देती हूँ, नॉर्मल कर देती हूँ। ये देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाया ना ये, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये ओवरी दिखाई है। एक सेकंड में पॉज कर रही हूं ताकि ना आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिले जो टॉपिक पढ़ने वाले हो। अभी देखो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को वापस से दिखाती हूँ। अभी दिखाएंगे ये कैसे ओवा, अंडा रिलीज हुआ ना, एग रिलीज हुआ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये बहुत सारे ब्लड वेजल्स दिखाए हुए हैं बेटा। एक बच्चा पूछ रहा था फैलोपियन ट्यूब क्या है, वैसे तो हम आगे भी ये पढ़ेंगे। ये दिख रहा है बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये हमारी ओवरीज होती हैं फीमेल की, जिसके अंदर पूरा अंडा बनता है बेटा, oogenesis होती है। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, एग यहाँ पे बनता है बेटा, और ये यहां से बेटा इस ट्यूब के पास जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको जरा देखो एक बारी, है ना, ये देखो बेटा, वो एक्चुअली सबटाइटल्स नहीं है, वो सबटाइटल्स तो ऑफ किए हुए हैं, वो कुछ चीजें हैं। ये बेटा ओवा दिखाया हुआ है, ये ओवा दिखाया हुआ, और ये जो बेटा कांटे दिख रहे हैं, नहीं कांटे नहीं, ये फैलोपियन ट्यूब की सीलिया है, जिस सीलिया की हेल्प से वो मूव करता है। अब यहाँ पे बेटा ये दिखाएंगे कि इतने मिलियन ऑफ स्पर्म्स थे, बट सब तो रेस जीतेंगे नहीं, है ना। इतने सारे स्पर्म में से पहुंचेगा तो बेटा कुछ बहुत ही कम पहुंचते हैं एग के पास, और जीतता तो सिर्फ ये एक है। देखो टफ जर्नी है भाई, आपकी भी टफ जर्नी है बेटा। ये देखो आधों की तो बैंड बज रही है बेटा, आधे कहीं कहीं फंस जाते हैं, देखो सीलिया के बीच में बेटा फंस गए, है ना, कहीं मूव नहीं कर पा रहे, है ना, कई लोगों की मोटिलिटी धीरे हो जाती है, बट इसमें से जो जी जान लगा के आगे बढ़ता हुआ जाता है वही बेटा ओवा के पास पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज कर पाता है। एंड दैट यू कैन टोटली रिलेट, और इसलिए रिलेट कर सकते हो क्योंकि आपकी भी जर्नी थोड़ी टफ जर्नी है, और उस जर्नी में जो बिल्कुल ईमानदारी डेडिकेशन से चलता जाता है वो बेटा अंत तक बना रहता है। अभी ये क्या है, ओवा। अब देखो ओवा वेट कर रही है कि कब एक स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करे। बेटा ये सारी मेम्ब्रेन्स के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि ओवा के चारों ओर कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, राइट। देख रहे हो कितना खूबसूरत एनिमेशन है बच्चों। ये देखो, ये आया एक स्पर्म, और ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है, इसको ध्यान मत दो क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ ये देखो पेनिट्रेट करता है, और कैसे बेटा धीरे 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 पेनिट्रेट करने के बाद अब होगा क्या, स्पर्म के पास एक न्यूक्लियस होता है, एग के पास एक न्यूक्लियस होता है, और दोनों का बेटा न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। अल्टीमेटली ये दोनों स्पर्म और ओवा जब फ्यूज कर जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जाइगोट, और जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अभी देखो बेटा जरा, देखो अभी होगी फर्टिलाइजेशन होगी। अरे भाई जल्दी से दिखाओ, ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये फ्यूज हो गए थोड़ा सा,
ये देखो दोनों के ना ओवा और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। अभी देखो क्रोमोसोम्स दिखाए हैं बेटा ये अंदर सुंदर से, और ये हो गया फ्यूज, ये बन गया बेटा जाइगोट। मैंने बताया था ना जाइगोट बेटा क्या करता है, डिवाइड करता है, सिंगल सेल से 2 सेल्स बनेंगे। ये जाइगोट के अंदर के क्रोमोसोम्स दिखा रहे हैं, अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे। अल्टीमेटली मुझे कौन, देखो देखो ये देखो, अभी तुम्हें दिखाएगा। अब ये जाइगोट है, अब ये डिवाइड करेगा, देखना देखना, ये डिवाइड किया, बेहतरीन 2 सेल स्टेज। फिर डिवाइड करेगा बेटा, बेहतरीन 4 सेल स्टेज। और इवेंचुअली बेटा क्या बनेगा, इवेंचुअली स्टेज बनती है ब्लास्टोसिस्ट। मैं आगे लेके जाती हूं। ये यूट्रस की वॉल दिखाने की कोशिश की है बेटा, ये ना यूट्रस की वॉल दिखाने की कोशिश की है रेड कलर से। और अभी दिखाएगा कि कैसे ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी जो मैं आपको बता रही थी, वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अभी आप सोचोगे मैम ये क्या फटके, किसमें से फटके निकला, आपको ये किसमें से फटके निकला है उसकी अभी कोई डिटेल की जरूरत नहीं है बेटा, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो ये वो ब्लास्टोसिस्ट है, ये वो स्ट्रक्चर है जाइगोट से बना है जो 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज, ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है बेटा। जो देखो अभी यूट्रस की वॉल से चिपकेगा, ये यूट्रस की वॉल में देखो चिपक गया, दिखाइए चिपक गया, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और आगे बेटा इसी इम्प्लांटेशन से क्या बनेगा, तुम बनोगे। ये दिख रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई हुई है जो आगे पढ़ोगे, ये हमारा सपोला या सपोली है, ठीक है। और पूरा बेटा ये ग्रो करती है मम्मी के यूट्रस के अंदर, पूरी डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर। इसको मैं दिखा थोड़ा बड़ा जल्दी फास्ट कर देती हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। ये बेटा हो गया हमारा क्या, गेस्टेशन। और गेस्टेशन होगा, राइट, गेस्टेशन डेवलपमेंट हो गया। और फिर बेटा वो समय आएगा जिस समय बच्चे की डिलीवरी होने वाली होगी, जब बच्चा फुल टाइम ग्रो कर जाएगा, बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चा बेटा बर्थ लेगा, जिसे बोला जाता है पार्चुरेशन, जिसे बोला जाता है पार्चुरेशन। थोड़ा सा स्पीड करें क्या इसको, थोड़ा वीडियो स्लो है, थोड़ा स्पीड करें 1.5। चलिए चलिए चलिए, जल्दी पैदा होइए भैया, जल्दी आइए दुनिया में, इस खूबसूरत से दुनिया में बेटा ये बच्चे का जन्म होने वाला है। और बस 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 बस, आओ भैया हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। हाँ देखिए देखिए, बस ये हो गया बेटा क्या, डिलीवरी ऑफ द बेबी। वी विल गो थ्रू द एंटायर, वी विल लर्न द एंटायर प्रोसेस बेटा। सो दिस बेबी इज कमिंग आउट, कैसे बाहर आता है, क्या पूरा बेटा प्रोसेस होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बधाई हो, और क्या, दिस इज कॉल्ड एज बधाई हो, डिलीवरी ऑफ बेबी। सो हो गया, मैंने स्पीड कर दिया है वीडियो, फिर भी देखो वीडियो जल्दी नहीं हो रही है। बहुत इंतजार करवाएगा बेटा ये, बहुत इंतजार। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए चलिए चलिए, डिलीवरी ऑफ द बेबी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओ भाई, तुम में से भी कई डॉक्टर बनेंगे भाई, ऐसे ही तुम्हारे हाथों में भी बेटा क्या पता कितना जादू हो आगे। क्या कहते हो, फील आई कि नहीं, एक बारी मुझे ये बताएंगे सारे सपोला आर्मी, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स जल्दी से बताएंगे कि फील आई कि नहीं बेटा। ये तो सिर्फ एक झलक है इस तरीके की काफी यूजफुल एनिमेशंस जो आपके टॉपिक की क्लैरिटी और बढ़िया करेगी बेटा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जैसे ये हाथों से बेटा कैसे बेबी को संभाला है, आपके भी ये नाजुक कोमल हाथ जो अभी हैं बेटा, कितने सारे हमारे फ्यूचर बेटा कार्डियो है ना, अलग अलग फील के, मैं स्पेशलिस्ट नहीं बोलूंगी, अलग अलग फील के बेटा स्पेशलिस्ट बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि बनोगे, है ना। यस, चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार, समझ में आ गई बात। तो हमने मैम इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है ना, हमने इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। नंबर 1 गैमीट बनने चाहिए, गैमीटोजेनेसिस। नंबर 2 गैमीट का ट्रांसफर होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में मैम मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन।
फिर मैम तीसरा स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड एज बेटा फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। और ये बेटा जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है, हम क्विक रिवीजन करते हैं हर क्लास में और उस क्विक रिवीजन को कहते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। तो जो आप पिछले क्लास में पढ़ के आओगे उसका अगली क्लास में हम रिवीजन कराएंगे। एक क्विक रिवीजन होता है, फास्ट रिवीजन होता है, जिसे हम समाप्ति एक्सप्रेस कहते हैं। बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत फटाफट से रिवाइज हो जाता है, तो हम समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं जो हम अभी चला रहे थे। गैमीट फॉर्मेशन फ्यूजन हो गया जिसे बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फिर होता है मैम इम्प्लांटेशन। तो जो गैमीट मैम फ्यूज करके जाइगोट बनाता है वो जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इवेंचुअली बनता है बेटा एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो जाके मैम जुड़ता है यूट्रस के वॉल से, एंडोमेट्रियम से, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर मैम होता है बच्चे का ग्रोथ 9 महीने के लिए जिसे बोलते हैं गेस्टेशन। फिर होती है बच्चे का डिलीवरी जिसे बोलते हैं पार्च्यूरेशन। डन 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 डन। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है बेटा, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तुमने पढ़े ना अभी, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल और फीमेल के केस में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो वैसे तो हाँ, बच्चा कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बहुत सही बेटा, है ना। किसी को न्यूरोसर्जन बनना है, किसी को सर्जन बनना है ना, अलग अलग स्पेशलिस्ट बनना है तुम्हें, बहुत शानदार। पहले तो एमबीबीएस कॉलेज की गवर्नमेंट की एक सीट पक्की कर लो बेटा, उसके बाद तो बेटा डिसीजंस बना ही पाओगे, है ना। अच्छा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो बेटा हम पढ़े हमने अभी, मैं खासकर की बात करूंगी जो हमने गैमीट फॉर्मेशन पढ़ा, गैमीटोजेनेसिस पढ़ा फीमेल में मेल में, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हालांकि इसको डिटेल में आगे डिस्कस करना है, बट जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक मेल के केस में और एक फीमेल के केस में ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ना मैम, इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैम क्या, अभी मैम बता रही हैं बेटा, एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे, गायनिकोलॉजिस्ट, वेरी नाइस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है मैं कहीं आज एक चीज पढ़ रही थी, जेन्युइनली बता रही हूँ, एक चीज मैं पढ़ रही थी, मैंने एक चीज पढ़ी, मैं सोच रही थी मैं बताऊंगी आप लोगों को, फिर मैं भूल गई। तो वो चीज मैं पढ़ रही थी कि जो चीज आप बनना चाहते हो, जो चीज आप बनना चाहते हो या जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, उसे अपने सामने एक छोटी सी बेटा वॉल पे एक छोटा सा, वो नहीं होता स्टिकी नोट्स, उस पे लिख लो। वैसे तो डेली लाइफ में भी हर दिन के लिए भी ये कर सकते हो, है ना, कि आप डेली उठ के वो चीज लिखो कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है। जब आप उस चीज को कॉन्टिन्यूसली लिखते हो ना बेटा, आप कॉन्टिन्यूसली वो चीज सोचते हो, कॉन्टिन्यूसली वो चीज बोलते हो, आपको पता है बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और आप ना एक्चुअल में वो चीज के लिए, मतलब यू नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑल्सो वर्क फॉर इट, आपको हार्डवर्क करना है, बट वो एक तरीके का ना आपको बेटा बूस्ट देती है, एक पता नहीं एक अलग तरीके की एनर्जी क्रिएट होती है। इट्स अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट देखो, सिर्फ बोलने से लड्डू नहीं मिल जाएगा, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। सोचते रहो कि मैम ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं हर दिन लिख रही हूँ मैम, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए, पर पढ़ नहीं रही हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क। आप कुछ बनना चाहते हो, आप उस चीज को डेली लिखो, डेली पढ़ो, मुझे ये करना है, डेली उस एनर्जी को बेटा अट्रैक्ट करो, जो आपको बनना है, जो आपको करना है, हर दिन उस एनर्जी को अट्रैक्ट करो, बार बार कहो, बार बार लिखो, और उसके लिए डबल मेहनत करो, उसके लिए उतना ही हार्ड वर्क करो, उसके लिए उतना ही लगे रहो बेटा। मेरे को लगता है ये काम करती है ना, शायद आपके लिए 1 साल के बाद ये काम करे भी, लेकिन बेटा लगे रहो, मेहनत करते रहो, सिर्फ लिखो मत, लिखने के साथ साथ उसको पाने के लिए जो करना है वो भी करो साथ के साथ। ठीक है, यस। चलिए, फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मैं कह रही हूं कि यार कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला तो रिप्रोडक्टिव इवेंट का नाम ही अलग है। जैसे फीमेल में गैमीट के बनने को oogenesis कहते हैं, मेल में गैमीट के बनने को मैम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, है ना, है ना। यस यस, मैं कह रही हूं मेल में लिखना है सारा कुछ। इससे पहले आप ये पूछो, मेल में मैम जो आपने गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस बताया, आपने अभी अभी पढ़ाया मैम कि मेल्स में हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलते हैं कि नहीं सपोलार्मी।
मैम मेल्स में उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के केस में मैम गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। आपको पता है बेटा ये गैमीट के फॉर्मेशन, ये प्रोसेस फीमेल और मेल में अलग अलग वक्त पे चालू होता है और अलग अलग वक्त पे एंड करता है। क्या ये बात आप में से किसी को पता है कि मेल्स में जो स्पर्म बनना चालू होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चालू होता है, और फीमेल में जो ये एग oogenesis होती है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट होती है और ये अलग होती है। शायद कई लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये वाली चीज जान के जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं, और कई लोगों को जिनको पता होगा तो पता नहीं वो कितना सरप्राइज होंगे। तो मेल में जो गैमीटोजेनेसिस होते हैं ना बेटा, स्पर्म का बनना, ये टाइम पीरियड होता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी बेटा वो एज, प्यूबर्टी को अगर मैं बेटा आम भाषा में बोलूं तो जवानी, आम भाषा में जिसको समझ में आता है कि लड़का जवान हो गया है हमारा, जवान, वो जो बेटा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपने 11वीं में एक केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा कि एक प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपके हार्मोनल बड़े फ्लक्चुएट करते हैं, अचानक से गोनाडोट्रोफिन्स आपके बढ़ने लगते हैं। ये सारे हार्मोन्स बेटा आपने अगर नहीं पढ़े हैं, मैं सारे हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी भी जब मैं पूरा ये स्पर्म फॉर्मेशन का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाऊंगी कि हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन की मैं बात कर रही हूँ। ये मैं सारी चीजें बेटा आपको पढ़ाऊंगी, तो आप चिंता मत करिए कि मैम मुझे इन हार्मोन्स के नाम नहीं पता, मैम गोनाडोट्रोफिन्स क्या है, मैम FSH क्या है, मैम टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी, चिंता ना करो। तो खैर, तो वो प्यूबर्टी के टाइम पे बड़े हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो प्यूबर्टी टाइम पीरियड पर बेटा अराउंड 12, 13, 14 साल, उस टाइम पीरियड पे बेटा क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन चालू होता है मेल्स के केस में। बट आप जान के हैरान रह जाएंगे, फीमेल्स में oogenesis कब चालू होती है तुम्हें पता है? फीमेल्स में कब चालू होती है किसी को पता है? oogenesis जब वो मदर के यूट्रस में होती है। इमेजिन, जब मदर के यूट्रस के अंदर फीमेल बेबी होती है ना बेटा, फीमेल फीटस होता है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब वो मम्मी के यूट्रस में है अभी, उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा फीमेल में oogenesis चालू हो जाती है, बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन मेल के केस में प्यूबर्टी के वक्त में ये चालू होता है। ठीक है, ठीक है। बाई बर्थ गलत हो जाएगा, बाई बर्थ गलत हो जाएगा बेटा, बाई बर्थ नहीं, आप कहोगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वो मम्मी के वुम्ब के अंदर है तभी से चालू हो जाती है, तभी से चालू हो जाती है। यस, तो यहां पे हम लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स at the puberty and beta oogenesis starts in the fetal life, in the fetal life और एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनफैक्ट सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है बेटा, इनफैक्ट सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है बेटा, पता है आपको? इनफैक्ट मेल्स के केस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। Spermatogenesis can be seen in older men also. ओल्ड एज में भी स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बट oogenesis का ऐसा सीन नहीं है बेटा, oogenesis ऐसा नहीं है कि चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, नहीं बेटा। फीमेल्स में मैं आपको बेटा आगे आने वाली क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। अभी तो आप लोग बेटा बहुत अवेयर होते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी भी चाहिए। हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नाम सुन के, रिप्रोडक्शन नाम सुन के आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बच्चे हंसते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, या अभी भी बेटा पहली क्लासेस में तो स्पैमर्स भी आते हैं कई, उनको ह्यूमन रिप्रोडक्ट पता कुछ नहीं है। उनसे भी मैं पूछ लूं ना बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टर्म, उनको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे हंसी आती है, पीछे पीछे ऐसे दोस्त को ऐसे करते हैं।
है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। ये तो एक बेसिक बेटा एजुकेशन है जो एजुकेशन के हिसाब से आपको लेनी है। और आप तो बेटा फ्यूचर डॉक्टर्स है, आप तो मेडिकल की तैयारी करें, तो आपको तो और बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। हंसने वाली, शर्माने वाली, मजाक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। खैर टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको क्या बोल रही थी, तो आपने एक फीमेल में एक साइकिल सुनी होगी ना बेटा, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बहुत आम भाषा में आपने सुना होगा जिसे पीरियड्स बोलते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेनोपॉज का नाम बोल रहे हैं। बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड, है ना। तो ये बेसिक एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को नहीं, आज आप तो चलो पढ़ रहे हैं, आप तो बायो लेके बैठे हैं, लड़का हो या लड़की, आप तो पढ़ ही रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ बेसिक एजुकेशन जो है ना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, इवन जो आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ाऊंगी ना बेटा, अगर आपके कोई मित्र हो ना, उनको पहला लेक्चर जो होगा उसका वो जरूर दिखाना। ये एक जनरल एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन जो होनी चाहिए बेटा, बच्चों के अंदर होनी चाहिए, अवेयरनेस होती है, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो फीमेल में जो वो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, हर महीने फीमेल के अंदर वो साइकिल चलती है, जो डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें एक एग हर महीने फीमेल का रिलीज होता है। एक एग रिलीज होता है हर महीने, एक एग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है। और वो एग जो बन रहा है वो किस प्रोसेस से बन रहा है बेटा, ओवरी के अंदर, यही oogenesis से बन रहा है, oogenesis से बन रहा है। लेकिन बेटा फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल जिंदगी भर नहीं चलती है, तो हर महीने तो एक अंडा रिलीज हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वक्त के बाद रुक जाती है। और वही वो टाइम पीरियड होता है जब oogenesis रुक जाता है। oogenesis लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूड नहीं होता, oogenesis स्टॉप्स बेटा जब फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है। और मेनोपॉज का मतलब होता है बेटा, मेनोपॉज, पॉज मतलब रुक गई, मेंसिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज हो गई, रुक गई। वो टाइम पीरियड होता है बेटा जब फीमेल में oogenesis भी रुक जाता है। ये डिफरेंस है, चालू भी अलग अलग टाइम पे हुआ, और बेटा इसमें रुक जाती है, इसमें नहीं रुकती। अराउंड 50 की एज होती है फीमेल्स की अप्रोक्सीमेटली, उसमें रुक जाती है। क्या आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली बेटा? इसकी डिटेल में क्लैरिटी तो हम आगे पढ़ेंगे पूरा, पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बेटा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, spermatogenesis continues even in older men, है ना। बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा। oogenesis stops at, आपका ना ये बताना मुझे बेहद जरूरी है ना, कैसा समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, तभी बार बार पूछती हूं मैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड ना। मेनोपॉज मतलब बेटा व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अगर बेटा ये वाला डन डन हो गया हो बेटा, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेनोपॉज में क्यों रुक जाती है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्यों रुक जाती है, ऐसा क्या होता है मैम कि अब oogenesis रुक गई। समझाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी। डन एवरीबॉडी। कॉन्सेप्ट्स उसके पूरे आगे बेटा समझाऊंगी। जब आपका बेटा ये हो जाए ना, तो एक बारी मेरे को थम्स अप दे देना। तो मैम एक की गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई, एक की गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हुई। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्डर मेन में भी कंटिन्यू होती है, यानी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूड होती है, बट मैम एग oogenesis मेनोपॉज पे मैम oogenesis स्टॉप्स। डन 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 डन। बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी, सारे बच्चे एनसीईआरटी खोलो,
सारे बच्चे एनसीईआरटी निकालो। जैसे कि मैंने बोला बेटा, मैं क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराती हूँ। हालांकि बेटा हम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लास में कवर करते हैं, बट फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं बच्चों को भी एनसीईआरटी क्लास में ही रीड करवाती हूँ, क्योंकि तुम में से कई बच्चे बहुत कामचोर होंगे। खुद से जाके मैं जितनी बार भी बोलूं, शुरू में तो रीड करते हो, बाद में रीड नहीं करते हो। तो अगर मेरे साथ क्लास में रीड करोगे तो मुझे एटलीस्ट इस चीज का सुकून होगा कि मेरे साथ तुमने एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रीड किया है, मेरे साथ साथ रीड किया है। तो एक बार ही बेटा अपनी एनसीईआरटी निकालो और हम पहला पैराग्राफ थोड़ा सा रीड करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मेरे साथ रीड करो। ठीक है, चलो। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। हमने ये दोनों बातें कह दी है, कि हम क्या होते हैं बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, मैम एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी नलायक हो, तुम्हें पता नहीं था कि फर्स्ट क्लास होने वाली है? हाँ, गलत बात है ना बेटा। अब कल की क्लास में आओगे तो एनसीईआरटी लेके आना। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है बेटा? अभी पूरी कहानी पढ़ी तुमने, तुम कह रहे हो एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है? मैं बता देती हूँ, बट तुम सुन नहीं रहे हो ध्यान से। जब तुम मम्मी के अंदर हो ना, वोम के अंदर हो, तो तुम एम्ब्रियो हो, वो फीटस एम्ब्रियोनिक स्टेज है तुम्हारा। जब तुम मम्मी के यूट्रस के अंदर हो तुम एम्ब्रियो हो बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो। ठीक है, यस। चलो, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीटोजेनेसिस, नंबर 1 स्टेप। ठीक है, अब कल से एनसीईआरटी लेके आ जाना, कल से एनसीईआरटी ले आ जाना। ये पहला पेज है बेटा। पेज नंबर क्यों पूछ रहे हो बेटा? पहला पेज है, पहला पेज, फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का। ठीक है यार, तुम तो बेटा हद ही कर रहे हो। ये एनसीईआरटी है, कहां गई एनसीईआरटी? ये देखो, ये पता नहीं कौन सी एडिशन वाली मैंने खोली है। अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो 2023-2024 वाली एडिशन है। वैसे तो बेटा इंटरनेट पे भी खुल जाता है, बट तुम्हें बुक खरीदनी है और पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, तुम्हें बुक खरीद के पढ़ना है। तो पेज नंबर है इसका 2023-2024 का, ये पेज नंबर है। क्या पेज नंबर भाई? एक सेकेंड, 26, पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है बेटा। ये 26 पेज नंबर, पहला पन्ना, पहला पन्ना। मैं बोलती हूँ ना कि कई बच्चे ना बहुत काम चोरी करते हैं एकदम। गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, पहला स्टेप हो गया। नंबर 2 स्टेप बेटा, इंसेमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल का मतलब ही होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जेनाइटल का मतलब ही होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर किसी बच्चे को मतलब नहीं समझ में आता है किसी शब्द का, तो आप एनसीईआरटी में ही साइड में ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है मैम फर्टिलाइजेशन। तो हमने लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मैंने आपको बताया ना, एनसीईआरटी ने यहीं पे थोड़ा सा दे दिया है कि यार आगे जाके जाइगोट से ही बनता है एक स्टेज जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ये बेटा 4th स्टेप है। ठीक है, यस। फिर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 5th स्टेप गेस्टेशन। एम्ब्रियो यानी वो जो फीटस पूरा डेवलप कर रहा है 9 मंथ्स, उसे बोला जाता है गेस्टेशन टाइम पीरियड। और फिर होता है बेटा डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन, दैट इज द नंबर 6 स्टेप। यू हैव लर्न्ड दैट दीज, अच्छा छोड़ो ये लाइन इंपॉर्टेंट। हाँ ये रहा ना, यू हैव लर्न्ड दैट, ये देखो मैं यहां से दिखा दे रही हूं, यू हैव लर्न्ड that the reproductive events occur after puberty. Puberty के बाद ही reproductive events बेटा चालू हो जाते हैं, लेकिन फीमेल और मेल के reproductive events में डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, there are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. मेल और फीमेल के reproductive events में अंतर होता है बेटा।
For example, sperm formation continues even in older men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50, जो menopause होता है. Ceases का क्या मतलब है? Ceases का मतलब होता है stop. अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है, ceases का मतलब हो जा रहा है रुक जाना, रुक जाना. ठीक है, तो सीजस का मतलब लिख लो. लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा पहले तो आप मुझे ये बता दो, अगला कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, आज हम ज्यादा स्टार्ट करेंगे नहीं, आज मैं तुम्हें ओवरलोड नहीं दूंगी. मैम एनसीईआरटी हाईलाइट, बेटा एनसीईआरटी हाईलाइट मैं थोड़ी करूंगी, एनसीईआरटी हाईलाइट तो बेटा तुम करोगे. अच्छा, तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें सिखानी पड़ेंगी. देखो बेटा, मैं आपको ईमानदारी से, देखो आज के लिए मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देके जाऊंगी, करेंगे हम अगले दिन. बेटा देखो कुछ कुछ चीजें है ना, कुछ कुछ चीजें देखो अभी से बोल दूंगी तो तुम्हें सही लगेगा, तुम्हें हो सकता है तुम्हें से कई बच्चों के लिए मैं बुरी बन जाऊं, बट ये एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है बोलना. बेटा मैं बहुत मन से, बहुत दिल लगा के, बहुत ईमानदारी से, बहुत डिसिप्लिन से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ईमानदारी से. आपको मैं ये बता दूं, मैं आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे भाई भी अभी इंडियन नेवल एकेडमी उसने ज्वाइन किया बहुत रिसेंटली. सो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड मेरे खुद के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है मेरे काम को लेके. मैं जो काम करती हूँ बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें बहुत मैं ईमानदारी से काम करूं. देखो हार या जीत, मैं तो मानती ही नहीं हूं कि हार नहीं होती बेटा, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, या तो आप बेटा क्या बोलते हैं, जीतते हो या तो आप सीखते हो. ठीक है, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे, मैं ये मानती हूं. और ये वही इंसान के साथ होता है जो बहुत डिसिप्लिन से डिसिप्लिन से काम करता है, जो काम वो करता है, ईमानदारी से करता है जो काम वो करता है. देखो आज तुम बैठ के पढ़ रहे हो, कल को तुम बेटा 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा. कई बच्चे कह रहे हैं ना मैम आप एनसीईआरटी के हाईलाइट्स करा दो, कई बच्चे आगे कहेंगे कि मैम आप शॉर्ट नोट्स दे दो, मैम आप हमें रिवीजन भी करा दो, मैम आप हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो. बेटा हम आपके लिए इनफाइनाइट चीज करेंगे, हर एक वो चीज करेंगे जो तुम्हें सिलेक्शन तक पहुंचाए, जो तुम्हें वो एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट दे. हम वो हर एक चीज आपके लिए करेंगे, बट सिलेक्शन 90% आपके मेहनत से होता है. ये मैं हमेशा कहती हूं, आपके मेहनत से होता है. बच्चा कितनी मेहनत करता है, टीचर 100% कर रहा है तो बच्चा 200% कर रहा है, उस मेहनत से बच्चे का सिलेक्शन होता है. हिस्ट्री है ये बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं. एक एग्जाम है जिसकी तैयारी कर रहे हो और उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे. जीवन का एक एग्जाम नहीं है, जीवन में कई एग्जाम्स ऐसे आएंगे, कुछ एकेडमिकली, कुछ नॉन एकेडमिक एग्जाम्स आएंगे. हर किसी के लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में. हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं बेटा, है ना, हताश होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, पर फिर हम अपने आप को वहीं से बेटा उठाते हैं, अपने आप को वहीं से उठाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं. ये वही इंसान कर पाता है जिसको पता है कि मैं ईमानदार रहा हूं अपने जर्नी में. सिर्फ स्पून फीडिंग की एक्सपेक्टेशंस बेटा आपको नहीं करनी है. आप कहोगे कि मैम ऐसे बोल रही है, मैम ऐसे बोल रही है. नहीं बेटा, स्पून फीडिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है. हम वो सारी चीजें बेटा, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं, मैं वो सारी चीजें आपके लिए करूंगी. इतना बेहतरीन आपको पढ़ाने की कोशिश मैं करूंगी, ईमानदारी से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिससे एक एक बच्चे को ना बेटा धीरे 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 धीरे, जो मेरे से नहीं भी पढ़ा है ना, मेरे साथ ट्यूनिंग मैच कर जाए. मैं बस कोशिश करूंगी, मैं अपनी 100% कोशिश करूंगी. बट मैं चाहती हूँ बेटा तुम ये विश्वास के साथ चलो कि मैम अगर कह रही हैं कि स्पून फीडिंग नहीं करनी है और हमें दुगनी मेहनत करनी है, तो हमें भी करनी है. बेटा मैं तो एनसीईआरटी रीड, ऑफलाइन में कहाँ एनसीईआरटी रीडिंग होती थी बेटा क्लास में, पर मैं क्यों कराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ कर लेगा ना बच्चा तो एटलीस्ट एक बार तो एनसीईआरटी देख लेगा. क्लास में तो मजबूरी में उसे करना ही पड़ेगा, बाद में चले चाहे वो ना करे, है ना. मैं हर वो चीज करूंगी, बट बेटा आपको मेरे से डबल मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, यस एवरीबॉडी. चलिए थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रो दे देती हूं. कल हम बेटा इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे. हर क्लास जो हम बेटा नई शुरू करेंगे, पिछले क्लास का क्विक रिवीजन हम जरूर करेंगे जो समाप्ति एक्सप्रेस के फॉर्म में होगा, लेकिन आप हमेशा बेटा रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे. यस यस एवरीबॉडी. चलिए जी हेडिंग डालते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल, बोर्ड को देखो बेटा, मौत आ गई, बोर्ड तो ग्लिच करेगा ही करेगा, ये तो शगुन है बेटा हमारा. मेल
प्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम क्लास लें और बोर्ड को बेटा मौत ना आए, बोर्ड में ग्लिच ना हो ही नहीं सकता ऐसा। चलो, कौन सा वर्ड गायब हुआ है इसमें से, ये देखो सिस्टम का। ठीक है, चलिए जी, क्या क्या आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो एरिया होता है इसे पेल्विक एरिया बोलते हैं। पेल्विक एरिया, तो ये पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक या पेल्विस एरिया होता है जिस पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। ठीक है, यस, सारा लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है। इसके लोकेशन क्या है बेटा? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इन द अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें करनी है कि इसमें है क्या क्या। इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होता है बेटा इसके पास? इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होता है मैम? इसको फ्लो चार्ट में करेंगे बेटा, इसको फ्लो चार्ट में करेंगे बेटा। ठीक है, यस, क्या क्या होता है बेटा? नंबर 1, एक होमवर्क भी देके जाऊंगी आज मैं। नंबर 1 बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी मैं आपको पूछूंगी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, वेट करो। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस बेटा, विच इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ बेटा डक्ट सिस्टम। नंबर 2, इसके पास होते हैं काफी सारे डक्ट्स जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसे डक्ट सिस्टम बोलते हैं। डक्ट सिस्टम में मैम क्या क्या आता है? डक्ट्स, बहुत सारे डक्ट्स होते हैं बेटा। रेटे टेस्टिस, अभी आप सिर्फ नाम लिखो, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसकी पूरी कहानी कल लिखी जाएगी। ठीक है, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस। बेटा ये नाम जो आएंगे ना, इनको आपको मेरे साथ साथ बोलना है। जब आप मेरे साथ साथ में बोलेंगे तो आपको ये वर्ड्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको ये वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगेंगे बेटा। डक्ट सिस्टम बोल लो या मेल एसेसरी डक्ट बोल लो, जैसा कि कई बच्चे लिख रहे हैं, इट इज द सेम थिंग। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये अगले दिन डिस्कस करेंगे। मेल एसेसरी डक्ट, क्या क्या नाम बताए बेटा मैम ने मेल एसेसरी डक्ट्स में? मैम ने नाम बताया है रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, मेरे साथ साथ बोलो तुम स्क्रीन के पीछे, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस। समझ में आ रही है बात बेटा? यस, यस। डक्ट सिस्टम के बाद आता है मैम नंबर 4। डक्ट सिस्टम के बाद आता है मैम नंबर 4 ग्लैंड्स। इससे बोलते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, घिच पिच हो जाएगी नहीं तो। फिर होते हैं बेटा मेल नंबर 3, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। आपको मेल में कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आपने पढ़ना है सेमाइनल वेसिकल्स। कल ये सारी चीजें डिटेल में करनी है। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, नाम मेरे साथ साथ में बोलेंगे प्यारे बच्चों। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
बात समझ में आ गई? ये हो गए असेसरी ग्लैंड्स, अगेन विच इज द पार्ट ऑफ बेटा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट पार्ट क्या होता है मैम इसका? लास्ट पार्ट क्या होता है बेटा? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लेफ्ट साइड में यहां पे लिख रही हूं, दैट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे जरा आंसर देना, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल? ह्यूमंस के केस में क्या आपको एक फीमेल को देख के, जैसे बेबी पैदा हुआ बेटा, तो बेबी को देख के आप बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है? जब आप, अगेन बेटा ये 11वीं में पढ़ा हुआ एक टर्म है, बट मैं फिर से बता दे रही हूं आपको, और मैं आगे नोट फॉर्म में लिखवा भी दूंगी कि क्या ह्यूमंस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक मेल और फीमेल को आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बेटा? विद द हेल्प ऑफ द जेनाइटल्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, जेनाइटेलिया, जेनाइटल ऑर्गन्स, है ना? तो मेल के केस में भी बेटा एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं, जिसे एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ जेनाइटल्स, और फीमेल के केस में भी होती है। तो एक मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है देख के आप बाहर से बता सकते हो मेल है कि फीमेल है ना? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा मेल में क्या क्या आता है, यहां पे आप लिख लो बेटा, पीनस एंड स्क्रोटम। इसको अब हम अगली क्लास में, आज मैं यहीं तक रख रही हूं बेटा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वर्ड को एक नोट डाल के लिखेंगे। आपका होमवर्क है कि आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बीच में डिफरेंस पता करके आएंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। बेटा देखो, आपको ऐप में पता है ना डाउट्स कहां पूछने हैं, आप डाउट्स पूछना, मैं भी आपके डाउट्स का आंसर करूंगी। और हमारी बैकएंड में बेटा हमारे बहुत सारे ऑसम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपकी डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो डाउट सेक्शन में जाके आप डाउट्स जरूर पूछना। आपको कोई डाउट्स होंगे तो, आज तो हमने बहुत कम टॉपिक कवर किया है, आप वहां जाके डाउट जरूर पूछना। मैं भी आपके कुछ डाउट्स एड्रेस करूंगी, और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं बेटा, वो भी आपके डाउट्स को एड्रेस कर लेंगे। ठीक है? डन डनाडन डन हो गया बेटा? यहां तक एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो। तो नोट डाल के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाली बात लिख लेते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन आज हम ये वाला नहीं करेंगे। यस यस, चलिए ये आपका होमवर्क है। ये थोड़ा सा 11वीं का टॉपिक भी होता है और ये आपका होमवर्क है। ठीक है? एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो बेटा, ये वाली बात जो मैंने आपसे कही। ह्यूमंस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मींस ह्यूमंस हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म humans have sexual dimorphism as a male can be distinguished from the female. Done, 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 done. ये चीज लिखना मत, एक क्वेश्चन पूछ रही हूं तुमसे। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है? और क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों से एक पोल कराते हैं, देखते हैं पोल चलता है कि नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑप्शन है आपके 1 2 3 4। क्वेश्चन मेरा ये है
द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल इज नोन एज। ठीक है, जल्दी बताओ। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब बेटा मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से देख के आप बता सकते हो कि सेक्सेस में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्या ह्यूमंस में ऐसा है? चलिए जी, जल्दी आंसर दीजिए। द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल इज नोन एज 1 2 3 4। कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है? जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। आज हमारा टॉपिक बेटा हमने बहुत हल्का रखा है, कल से धीरे धीरे बेटा पेस बढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको स्पेस के साथ में बेटा मैचअप करना पड़ेगा। मेरे को चाहिए नहीं कि क्लास में कोई स्पैमिंग करे, और मुझे पता है धीरे धीरे बेटा स्पैमर्स छट जाते हैं, पढ़ने वाला बच्चा क्लास में रह जाता है। मुझे वही चीज चाहिए, एक डिसिप्लिन बच्चा जो क्लास में पढ़ाई करने के लिए और सिलेक्शन के लिए आया, मुझे बस वो बच्चा चाहिए। चलिए चलिए, मैं स्टॉप करती हूँ पोल, एक बार देखती हूँ कि हमारा रिजल्ट आ भी पाता है कि नहीं। स्टॉप पोल टू सी द रिजल्ट। अरे स्टॉप पोल, ओके पोल स्टॉप्ड। आंसर है हमारा इम्प्लांटेशन। जरा देखते हैं हमारी सपोली कुछ तो बेटा निकाल रही है इसमें से, बास्केट में से। क्या कहते हो, सपोली कर पाएगी बेटा ये काम? अरे भैया इससे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे तो ना हो पाएगा। इम्प्लांटेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। यस, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अरे भैया ये पोल बेटा, इसका बास्केट खाली है, तुम जाओ इधर से। बढ़िया ही टाइम बर्बाद कर रही है हमारा। अभी भी पक क्या ही बताएं बेटा, हटाओ इसको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता है कि ये नहीं आएगा? अच्छा, ऑप्शन बी आंसर है। मुझे बेटा देखो क्लास खत्म हो चुकी है, मुझे आप लोग जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई ऑलवेज रीड ऑल दी कॉमेंट्स। मैं हमेशा अपने अर्जुनास को भी बोलती थी, लक्ष्यंस को भी बोलती हूँ, आई रीड योर कॉमेंट्स, डू लेट मी नो इफ यू एंजॉयड दी सेशन। कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा बेटा लेक्चर का? आज छोटी सी शुरुआत है, आज छोटी सी शुरुआत है, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो बेटा मंजिल तक पहुंचना बाकी है, और अभी मंजिल तक पहुंचने में हमें और आपको मिलके बहुत सारी मेहनत करनी है, साथ मिलके मेहनत करनी है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, जब बच्चों से मिलते हैं, अभी कोटा में भी बच्चों से मिले थे, बैंगलोर में भी बच्चों से मिले थे, तो जिनको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना स्क्रीन के पीछे से, तो हमें तो महसूस नहीं हो पाता कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं क्या स्क्रीन के पीछे, बच्चे समझ रहे हैं ना, बच्चे लिख रहे हैं ना नोट्स। मैंने लिटरली बच्चे नोट्स लेके आए थे, बच्चों के नोट्स देखे हैं मैंने कि मैम हमने देखो क्लास में आप बैठ के नोट्स बनाए हैं। बड़ा अच्छा फील होता है। और मैं चाहती हूँ बेटा जब इस आपके बैच का बेटा सेशन एंड हो, जब है ना, तो हम तब तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर चुके हों, और बस आपसे मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलूं, और बेटा मिलके चाय पार्टी करें और खूब एंजॉय करें। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बात कहती हूँ, एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है बेटा, आप एक नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट हमेशा याद रखो सिर्फ एक एग्जाम की जर्नी नहीं है बेटा, आपके जीवन की एक जर्नी है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ लर्न करना है, और इस जर्नी में मिलके ये चीज करेंगे। कोई बैकलॉग नहीं होने देना बेटा। शॉर्ट नोट्स की मैं एक बात बता रही थी कि जो मुझे आपको बतानी थी, है ना, कि आप जब बेटा पूरा चैप्टर कभी भी बायो का स्पेशली खत्म कर लेना, जो मैंने आपके ही ऐसे स्टूडेंट से सुना है जो जिनके अंडर 100 रैंक आई है बेटा, तो वो ये चीज करते थे, शायद आपके भी काम आए। आप एक बारी ट्राई करना कि जब चैप्टर आपका खत्म हो जाता है ना बेटा, तो जब आप उसको वापस से रिवाइज कर रहे होते हो, तो जब रिवीजन कर रहे होते हो ना, उसमें बेटा रिवाइज करते वक्त छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा करो कि ये चीजें मैंने पढ़ी, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना, तब आप उसकी रिवीजन जब करते हो, तो आप एक पेज निकालो और याद करते करते कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स शॉर्ट में लिखा करो। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप शॉर्ट में उससे रिवाइज करते हो ना, तो एक सच में एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट बन जाता है एक चैप्टर का। बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, छोटे छोटे। मैं ये भी आपको बताते हुए चलती हूँ, इससे पहले आप पूछो मैम टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल बेटा हर एक बच्चे का पढ़ने का टाइम अलग होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई बेटा रात में पढ़ता है, कोई पढ़ता ही नहीं है, तो सबका टाइम टेबल बेटा अलग अलग है। वो मैम आपके लिए बेस्ट नहीं बना पाएंगी बेटा, वो टाइम टेबल आप अपने शेड्यूल के हिसाब से बेस्ट बनाओ। बट मैं आपसे यही कहूंगी, जो भी टाइम टेबल बनाओ वो फॉलो करो। पहले अपने आप को ओवरबर्डन मत करो,
छोटे छोटे गोल्स बनाओ। और जब छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, ठीक है 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 6 घंटे, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसे अचीव करते जाओ। जब अचीव करते जाओगे बड़ा अच्छा फील होगा, मोटिवेशन आएगी, तो और बड़े गोल्स फिर धीरे धीरे इवेंचुअली बना पाओगे। एक बार में बेटा सीढ़ी से तुम नीचे से ऊपर नहीं पहुंच सकते ना, स्टेप बाय स्टेप पहुंचोगे, स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप। और बेटा गो स्लो, गो स्लो। मैं हूं आपके साथ, आपके बाकी टीचर्स हैं आपके साथ, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन खूब सारी पढ़ाई करेंगे बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। और ये सॉन्ग जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, तो लक्ष्य के बच्चों के लिए तो मैं हमेशा जो एक गाना है जो मैं हमेशा गाती हूँ, जो मोटिवेशन बच्चों को करना चाहिए और करता भी है, वही गाना मैं आपको सुनाऊंगी। और मैं चाहती हूं आप इस गाने से नहीं, सिर्फ गाने से नहीं, क्योंकि बेटा फिर आप गाने की वीडियो डालते हो, फिर कहते हैं हम सिर्फ गाना ही गाते हैं बेटा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं फिर गाना गाते हैं 2 मिनट का, ठीक है ना। तो शुरू करें फिर। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार, करे दरियाओं को पार पार आशाएं। गला बिल्कुल बैठ चुका है। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ठीक है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, क्या पाना है बेटा? पाना है जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो आज से बेटा सपोला आर्मी और मैम का प्रण बन चुका है, खूब सारा बेटा पढ़ाई करेंगे। और इस बैच से मैं आप सबके माता पिता को भी ये बताना चाहती हूं कि आपके बच्चे बहुत सेफ हैंड्स में हैं। हम उनको खूब पढ़ाएंगे, खूब दबा के मेहनत करवाएंगे, बहुत सारी डांट भी लगाएंगे, लेकिन आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है। और इसी बात के साथ में करते हैं चैप्टर की समाप्ति विद समाप्ति। मैम चैप्टर की समाप्ति नहीं, लेक्चर की समाप्ति। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल बेटा। कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।